राउल्ट्स इक्वेशन, जो राउल्ट्स की ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है, विच इज जस्ट लाइक सिमिलर टू स्ट्रेट लाइन। इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, क्योंकि दो लिक्विड, दो कंपोनेंट को यहाँ पे शो करना है। एक ही ग्राफ पे अगर दो कंपोनेंट को लेना है, ठीक है, तो उसे डबल एक्सिस के थ्रू ग्राफ बनाओगे। आराम से समझना भाई, एक्स ए 0, ये जब एक्स ए 1 है, मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1 is 1 प्योर सॉल्यूशन प्योर, मतलब अभी इसमें लिक्विड भी मिक्स नहीं किया है, और एक्स बी 1 मतलब सॉल्यूट प्योर लिक्विड भी, Yes. इसमें कोई सी भी थोड़ा सा भी लिक्विड है इसमें मिक्स नहीं है। जब प्योर होता है तो उसका जो प्रेशर होता है वो मैक्सिमम होता है। यस, लेट द प्रेशर इज P नॉट A, वो यहाँ आएगा, क्योंकि हम ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करते हैं, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। जब P नॉट A, जैसे जैसे आप इसमें लिक्विड भी मिक्स करते जाओगे, ये एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, होते जाएगी, कहां तक पहुंच सकती है, एक्स भी 0 तक जा सकती है। और एक्स बी इक्वल टू 1 की वैल्यू डिक्रीज होते होते एक्स बी इक्वल टू 0 तक आ सकती है। यस, ठीक है, जब ये पूरा 0 हो जाएगा, इसका प्रेशर भी 0 हो जाएगा, हो जाएगा ना। यस, मान लीजिए इसका कुछ होगा, सपोज जो भी ये P नॉट भी, अगर सिर्फ एक ही लिक्विड के लिए ग्राफ खींचते हैं तो ये आता, इस लिक्विड के लिए तो ये आता, लेकिन जब दो लिक्विड को एक साथ ले रहे तो हमने क्या करा, उसको मिक्स कर दिया। एंड अगर मैं इस लाइन को कनेक्ट करूं, अब आप इसमें जब दो ऑप्शन हो सकते हैं, P नॉट A नीचे हो सकता है, P नॉट B ऊपर हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि P नॉट A या P नॉट B, आपको उसमें फर्क है। अगर P नॉट A P नॉट B से बड़ा है तो P नॉट A ऊपर आएगा, P नॉट B नीचे आएगा, और अगर P नॉट B ज्यादा है, P नॉट A कम है, तो आप ऐसा बन जाएगा, वो ऐसा बनेगा, क्योंकि ये स्लोप है, और ये स्लोप हमें देगा वैल्यू किसकी, Pt इक्वल टू Pa प्लस Pb। जो हमारा स्लोप आएगा यानी Pt इक्वल टू Pa प्लस, सिर्फ लिक्विड ए की बात करें, सिर्फ लिक्विड ए के लिए बात कर रहे हैं, तो ये वाला ग्राफ जो बन रहा है P नॉट A और एक्स ए, तो P नॉट इक्वल टू K, तो ये हमें जो स्लोप देगा वो हमें P नॉट A की वैल्यू देता है, क्योंकि हमने ग्राफ के P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, सो P इक्वल टू P नॉट A इनटू एक्स ए, मतलब y इक्वल टू ग्राफ किसके बीच में, mx, c तो है ही नहीं ना, यस, नहीं है, y इक्वल टू mx, mx, तो m क्या है, स्लोप, स्लोप, स्लोप मतलब कौन, P नॉट A, आया समझ में, यस, so Pt equal to Pa plus B, this is the graphical two liquid A and B graph between partial vapor pressure versus mole fraction of components, mole fraction of components, कोई दिक्कत, हम अलग अलग भी बना सकते थे, एक ग्राफ ऐसा एक ग्राफ ऐसा, मैं कहूँ हमने बस दोनों ग्राफ को क्या करा है, कंबाइन करा है, क्योंकि हमने लिक्विड इन लिक्विड बनाया है ना, तो इसमें ग्राफ और लिक्विड इन लिक्विड, तो बनाने से ग्राफ क्वेश्चंस बड़े सिंपल आते हैं इसके ऊपर, दो भी जो लिक्विड होंगे डायरेक्ट इक्वेशंस में अप्लाई करना होता है, ठीक है, तो इक्वेशंस के ऊपर अप्लाई करोगे इजीली बनेंगे। Mole fraction in vapor phase, mole fraction in vapor phase,
एक्स ए और एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए एंड बी इन सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, जब दो लिक्विड को आपने मिक्स कर दिया, दो लिक्विड है, लिक्विड ए और लिक्विड बी, मान लीजिए इसको मैंने 20 ग्राम डाला, 50 ग्राम या 100 ग्राम, मान लीजिए 50 ग्राम ये डाला, 50 ग्राम ये डाला या 100 ग्राम ये डाला, तो इस लिक्विड में ये है, तो हमने क्या करा, इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, इसका मोल ये तो, लेकिन मिक्स करने के बाद इनकी क्या बनने लगी? वेपर बनने लगी। अब सॉल्यूशन के ऊपर जो वेपर है वो लिक्विड ए की भी है और लिक्विड बी की भी है। सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर है वही हमारा पार्शियल प्रेशर है, बट साइंटिस्ट निकालना चाहते हैं क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए, यानी वेपर ऑफ लिक्विड ए इन वेपर फेज, मतलब कितनी क्वांटिटी लिक्विड ए की वेपर स्टेट में है। हमने 50 ग्राम लिक्विड ए डाला था, 50 ग्राम लिक्विड बी डाला था, बट अब कितने ग्राम हवा में उड़ रहा है और कितने ग्राम एक्चुअल में नीचे बचा है? बात समझ में है? क्वांटिटी का मतलब मोल फ्रैक्शन, हम फ्रैक्शन से निकालेंगे। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इन वेपर फेज। So mole fraction of liquid A in vapor phase is represented by A. Mole fraction of liquid B in vapor phase is represented by Y. और ये किस पे डिपेंड करेगा? टोटल प्रेशर। किस पे डिपेंड करेगा? टोटल प्रेशर। यहाँ कितना टोटल है? टोटल जितना ज्यादा होगा, आपको पता है कि उनकी वेपर भी उतनी ज्यादा बनी होगी, ज्यादा बनी होगी तो क्वांटिटी भी ज्यादा होगी, मतलब मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होगा ना। मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि Pt इक्वल टू Pa प्लस Pb, समझ लो, और Pt की वैल्यू है सपोज 500, अब मैंने उसमें लिखा 400 प्लस 100, अब आपको समझ में आ रहा है? मतलब कि Ya की वैल्यू इसके लिए ज्यादा आएगी ना, इस लिक्विड की Ya की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि इसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा तभी आ रहा है जब इसकी वेपर यहाँ पे ज्यादा है। हो जाएगा। सो Pa और Ya आपस में रिलेटेड है, मतलब Pa इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y, Pa इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? Pd के रिस्पेक्ट में। टोटल प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट ही हो गया ना। अभी मैंने इक्वेशन क्या बोली? Pa इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y, हम इसको देखो इक्वेशन क्या बनाते हैं? Pa equal to Pt into Ya and Pb equal to Pt into Ya. बनाएगा तुमने? Yes. Pa दो रिलेशन निकालो, ये कांस्टेंट है ना, इसमें रिलेशन निकालो, ये भी क्या है? कांस्टेंट। तो मोल फ्रैक्शन, Pa के दो फॉर्मूले हो गए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए ओवर द सॉल्यूशन, हम दो फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, either by using this formula और जो हमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, Pa equal to अगर किसी लिक्विड का XA बहुत ज्यादा है सॉल्यूशन स्टेट में, XA बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली उसका Ya बहुत कम होगा। केवल लिक्विड के अंदर ज्यादा है तो गैस के अंदर कम होगा। जब लिक्विड स्टेट में ज्यादा है तो वेपर स्टेट में वो कम होगा ना। अब है समझ, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन सॉल्यूशन, मतलब यहाँ कितना है, लिक्विड में कितना है? 50 ग्राम में से 10 ग्राम की वेपर बची, अंदर कितना बचा है? 40 ग्राम है, लेकिन 50 ग्राम में से 40 ग्राम ऊपर है और 10 ग्राम नीचे है, तो ये जो 40 है ये हमारा Y है, और जो 10 है वो X है। बात है समझे? तो ये तो समझे। Pa को कैलकुलेट करने के ध्यान रखना, एग्जाम में फॉर्मूले दो हैं, आपको कौन सा अप्लाई करना है, क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। अगर ये और ये कंडीशन दी है तो ये लगाएंगे, और अगर टोटल प्रेशर दिया है और ये दिया है तो ये वाले फॉर्मूले से आप Pa निकाल सकते हो। मतलब किसी भी लिक्विड का पार्शियल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन निकालने के हमारे पास दो फॉर्मूले,
in terms of mole fraction in solution, in terms of mole fraction in vapor phase. So mole fraction in vapor phase is represented by Y and YB, and PA is directly proportional to Y, so equation become PA equal to PT into Y, PB equal to PT into, तो आपको बस एकदम फॉर्मूले बताने हैं, ठीक है, ये फॉर्मूले लिख लो। As a special case of Henry law, Raoult's law as a special case of Henry law। अब जरा दोनों को ध्यान से साथ में देखते हैं। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? राउल्ट्स लॉ कहता है ये PA इक्वल टू P नॉट A डॉट x है, और इसका फाइनल इक्वेशन है। स्टेटमेंट क्या दिया था? अरे स्टेटमेंट दिया PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, और हमारा हेनरी क्या कहता है? PKX, Yes. मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। मैं यही बोल रहा हूँ ना, तो दोनों इक्वेशन एक ही तो दिखती है। यहाँ पे कहता है कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ये भी बोलता है पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। इसका कांस्टेंट कहलाता है हेनरी कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट कहलाता है प्योर कंडीशन में। Yes. So what we can say that the Raoult's law is appeared just like a Henry law, but it is a modified form of Henry, Yes. because Henry law is given for gas in liquid, Raoult's law for solid in liquid and liquid। जब गैस लिक्विड में जाती है तो वो कहते यही कहता है ना कि कोई गैस अगर लिक्विड में जा रही है तो सॉल्यूशन के ऊपर कम है, तभी तो लिक्विड के अंदर गई। तो लिक्विड में जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन, अरे उसका जो मोल फ्रैक्शन है यानी पार्शियल प्रेशर उसका प्रेशर जितना ज्यादा उसके ऊपर अप्लाई होगा, द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस ओवर द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। तो यहाँ हमने जो XA लगाया, ये XA किसका था? यहाँ भी XA था ना, गैस का। अरे समझ में बोलते ही नहीं भाई, Yes. मोल गैस का नहीं था। यहाँ पे भी XA है, हम किसका मोल फ्रैक्शन जो लगा रहे हैं, जिस लिक्विड में उसको डिसोल्व कर रहे हैं। पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उनमें, और पार्शियल प्रेशर अगर कम है तो ये मोल फ्रैक्शन के हिसाब से इसमें भी कम होता जाएगा, है ना। दोनों कंडीशन हमारे पास में लगभग सिमिलर दिख रही है, इसी में पूछा नहीं जाता, ध्यान होना चाहिए उनमें कि राउल्ट्स लॉ इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हेनरी लॉ। ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस आर सेम, डिफरेंस कितना है? हेनरी लॉ गिवन फॉर गैस इन लिक्विड, राउल्ट्स लॉ फॉर सॉलिड इन लिक्विड। वहां पे कांस्टेंट आता है हेनरी कांस्टेंट, here is the constant of the partial pressure of liquid in pure state। ये दो डिफरेंस हमें ध्यान रखना है, क्लियर हो गया। तो इस टॉपिक पे ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आपसे इतना ध्यान रखो कि कंपैरिजन कि राउल्ट्स लॉ, मतलब आप एक स्टेटमेंट लिखकर भी छोड़ सकते हो कि राउल्ट्स लॉ इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हेनरी लॉ। राउल्ट्स लॉ इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हेनरी लॉ। Modified form of Henry law, okay? Okay, now we come ahead. Types of solution. Types of solution. Types of solution. नोट करेंगे पूरा समझ लो, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ, ऑन द बेसिस ऑफ समझ लेंगे जैसे फ्लो चार्ट बनना तो देखो, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ देयर आर टू टाइप ऑफ सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें वो आइडियल
जो फॉलो ना करे नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल सॉल्यूशन की दो टाइप है। पॉजिटिव डेविएशन, solution giving positive deviation and solution giving negative deviation. Positive deviation है, negative deviation. So ideal, non-ideal, positive. अब यहाँ पर एक कंडीशन आएगी, हम एज़ोट्रोप्स पढ़ेंगे, वैसे टॉपिक के लिए पूरा अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, वहाँ देखेंगे। आइडियल और नॉन आइडियल में डिफरेंस क्या है? और ये बात आई क्यों? थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा, ये राउल्स ने क्या सोचा था, क्या सोचकर ये लॉ दिया था? लेब में जाना न पड़े भाई, है ना? में ये बार बार लिक्विड लाओ, उसमें डालो, फिर उस वेसल को टेम्परेचर कांस्टेंट करो, मैनोमीटर कनेक्ट करो, बहुत लफड़े होते हैं, है ना? लेब में उन्होंने बोला कि अगर मैं आपको ऐसा फॉर्मूला मिल जाए कि 50 ग्राम 1 लीटर में 50 ग्राम शुगर डालने से इतना प्रेशर होगा, फटाफट निकाल लिया। सबने किया भी ऐसा, बट ऑब्जर्व्ड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू में क्या आ रहा था? डिफरेंस आ रहा था। क्या आ रहा था? मान लो 1 लीटर वाटर में 50 ग्राम ग्लूकोज डालने पे फॉर्मूले से जो वैल्यू आ रही है, जब उसी को मैनोमीटर में चेक किया तो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू कुछ अलग और थी। इट मींस द सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर डज नॉट फॉलोज दिस फॉर्मूला, वो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करेगा। तो समटाइम वैल्यू, लैबोरेटरी वैल्यू यानी करेक्ट वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा आई, तो समटाइम कैलकुलेटेड वैल्यू से कम आई। उसका रीजन नहीं करेक्ट कर पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। रीजन आगे इलोबरेट हुआ, क्योंकि राउल्ट्स ने सिर्फ इस बात पर ध्यान दिया था कि मुझे कुछ भी करके एक मैथमेटिकल रिलेशन निकालना है। उसने नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पे ज्यादा वर्क नहीं किया, और वहां उसका ड्रॉबैक बन गया। वो क्या बन गया उसका? क्लियर? क्योंकि दो लिक्विड, whenever two liquid are mixed with each other, समटाइम वो दो लिक्विड आपस में रिएक्ट भी कर सकते हैं, और अगर वो रिएक्ट करेंगे तो उनसे बनने वाली वेपर पे क्या होगा? इफेक्ट आएंगे। और कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जिनको मिक्स करने से उनकी और ज्यादा वेपर बनने लग जाती है, यानी मिक्स करने से पहले कम थी, बट मिक्स करने के बाद और ज्यादा बढ़ने लगती। सो नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स लिक्विड, इस पर उन्होंने फोकस नहीं किया, और इसलिए उन सॉल्यूशंस को जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते उन्हें कह दिया नॉन आइडियल। और नॉन आइडियल में दो तरह के बिहेवियर हो गए, जिनकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू कैलकुलेटेड से ज्यादा है, जिनकी कैलकुलेटेड से कम है। दो, सो पॉजिटिव डेविएशन यानी मोर देन राउल्ट्स लॉ, लेस देन राउल्ट्स लॉ। जो परफेक्टली फॉलो कर रहा है वो मानना है। सो डिफरेंस की अगर बात करें, इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन PA equal to P naught A dot XA, PT equal to P naught A dot XA plus P naught B dot XB. Okay? So all those solutions which follows these equations are known as आइडियल। तो इसको फॉलो कर रहा है ना, मतलब आप लैब में जाके निकालो या मत निकालो, वैल्यू सेम ही आएगी। बट नॉन आइडियल में it does not follow round. It means what? PA not equal to greater than P naught A, या ऐसा लिख सकते हैं, नॉट इक्वल टू P naught A, PA is not equal to P naught A dot XA। तो मतलब इसके दो कंडीशंस भी हम मेंशन करें। PD is not equal to P naught A। In case of ideal solution, the standard enthalpy of mixing is 0,
Well, standard enthalpy of mixing. Here delta V of mixing is also 0. The standard change in volume of mixing is not equal to 0. अब ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या है वो भी देखते हैं, है ना। स्टैंडर्ड डेल्टा V क्या है? In case of ideal solution, all type of interactions such as solute अभी मैं solute इंटरेक्शन को आप किस लेंगे थोड़ा सा ऐसा AA interaction is equal to BB interaction is equal to AB interaction। मतलब ये सारी तरह की इंटरेक्शन क्या है? इक्वल। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, AA is not equal to BB, this is not equal to AB, तो दोनों इसमें इक्वल नहीं है। ठीक है, ये इंटरेक्शन से क्या रिलेशन है? ये चार इंटरेक्शन और ये सब हमें क्या बताना चाह रही है? आइडियल नॉन आइडियल की अगर बात करें सर, ये डेल्टा एच मिक्सिंग यहाँ तक तो समझ में आया। जो रूल्स फॉलो करे वो आइडियल, जो ना फॉलो करे वो आइडियल। इसके बाद का समझ में नहीं है कि डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है, डेल्टा बी मिक्सिंग क्या है। बता रहा समझ, डेल्टा एच और डेल्टा वी का मिक्सिंग का मीनिंग क्या है? दो लिक्विड ए और बी जिनको मिक्स कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने लिक्विड ए लिया था 10 ml, लिक्विड बी लिया 5 ml, तो मिक्स करने के बाद टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 15 ml। बट सम टाइम ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि ये वॉल्यूम 15 से बढ़ गया, 16 या 17 हो गया, और सम टाइम ये 15 से थोड़ा कम हो गया। तो ये वॉल्यूम गया कहाँ? When two liquid are mixed with each other, या तो वो दोनों आपस में बहुत अच्छे से रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? मिक्स हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो आ रहा समझ, तब वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वो में एक्सपांड हो जाएगा। सो वॉल्यूम का जो एक्सपांशन है, बट इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, समझ में आ रहा है? और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं व्हेन टू लिक्विड्स, कोई भी अननोन दे देंगे, अननोन, व्हेन टू अननोन लिक्विड ए एंड बी आर मिक्स्ड, मुझे मिल सपोज 5 ml 10 ml या 50 ml and 100 ml, and the final volume of the solution is, मुझे मिल उन्होंने 50 plus 100 157 दे दिया। इट इज अ विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन? आइडियल। मुझे मिल सर नॉन आइडियल। और नॉन आइडियल में भी कौन सा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि पॉजिटिव में क्या होता है? हर चीज बढ़ जाती है, एवरी फैक्टर, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, डेल्टा बी ग्रेटर देन 0, पीए ग्रेटर देन पी नॉट एट ऑल, सारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। क्या अब इनके एग्जांपल्स ये कैसे होता है? ये इस इंटरेक्शन में, इस पे डिपेंड करेगा इंटरेक्शन। ध्यान से देखो, एक एग्जांपल देखिए तो आपको समझ में लगेगा। इथेनॉल और वाटर, इन दोनों को मिक्स करना है, ठीक है। इथेनॉल का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से, मान लीजिए ये लिक्विड ए है, ये लिक्विड बी है। इथेनॉल का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कैसे? यस। इसको मैं अगर ROH लिखूं तो चलेगा, ठीक है। यहां से हमारा ऐसा, यस। So intermolecular hydrogen bonding in ethanol। वाटर में भी है, वाटर में भी क्या है? इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है।
एक मॉलिक्यूल लिक्विड ए का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट कर रहा है ना, इसे क्या बोलेंगे? ए इंटरेक्शन। क्या बोलेंगे? ए इंटरेक्शन। वाटर का एक मॉलिक्यूल सेम ऐसे ही HOH, ये भी जुड़ा हुआ है, उसे क्या बोलेंगे? बट जब हम इथेनॉल और वाटर को मिक्स करते हैं तो ये भी इंटरेक्शन क्या हो रहा है? ROH the water is inserted between each and every molecule of the ethanol. Yes. And ethanol is interacting with water. Yes. But intermolecular hydrogen bonding between ethanol and water is less in solution as compared to their pure state. Yes. A इंटरेक्शन जितनी अच्छी थी उसके कंपैरिजन में AB इंटरेक्शन बहुत वीक है। जितना अच्छा इंटरेक्शन A का था, जितना अच्छा इंटरेक्शन B का था, उससे AB इंटरेक्शन क्या है? बहुत वीक है। वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जब ये इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो क्या होगा? Decrease. नॉन आइडियल। नहीं समझ। जब प्योर है, अभी देखो आप समझना है, ये प्योर ए है, ये प्योर बी है। इन केस ऑफ प्योर ए सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल है वो सब टाइटली बॉन्डेड है। Yes. अच्छी इंटरेक्शन। प्योर बी है, टाइटली बॉन्डेड है। जब दोनों को मिक्स कर दिया तो ए के बाजू में बी है, फिर ए है, फिर बी है, फिर ए, और ए और बी के बीच में कोई इंटरेक्शन बहुत कम है। मतलब ए भी फ्री है वेपर बनाने के लिए, बी भी फ्री है वेपर बनाने के लिए। यहाँ बना पा रहे थे क्या? यहाँ बहुत कम वेपर बना रहे हैं। यहाँ पे क्या बन रही है? ज्यादा दो लिक्विड को मिक्स करने के बाद और ज्यादा वेपर बनने लग गई, और ज्यादा, क्योंकि ए और बी के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई मतलब बहुत कम है, बहुत वीक इंटरेक्शन है। बात आ रही समझ में? इट मीन्स Pt is more than sum of Pa plus Pb। यहाँ से जो Pa निकालेगा और यहाँ से जो Pb निकालेगा, उन दोनों की भी सम से ज्यादा है, क्योंकि दोनों को मिक्स करने के बाद वेपर और बनने लगी, बढ़ गई। वेपर बनाने की टेंडेंसी क्या हो गई? बढ़ गई। वेपर ज्यादा बन रही है, समझ में? दोनों के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं है। जब इंटरेक्शन थी तो कैसे रहेंगे? तो मतलब ही नहीं है, समझ में? पास किसके जाओगे भाई? जहां कुछ मतलब हो, समझ में? समझ में आ रहा है? तो ये तुमने बाय नेचुरल लॉ है। जब इंटरेक्शन ही नहीं है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम क्या होगा? अगर आपने इसको 10 ml और इसको 5 ml लिया होगा तो आपको वॉल्यूम 15.1 या 15.2 मिले। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा होगा, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव डेविएशन, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। आइए क्या बात समझ? यस। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? Yes. एग्जांपल समझ में? इसका ना एग्जांपल ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। इट इज एग्जांपल ऑफ Positive deviation. नॉन आइडियल सॉल्यूशन। Non-ideal. इट इज एन एग्जांपल ऑफ Non-ideal. पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दो कंडीशन है। राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ नॉन आइडियल। ठीक है, लेकिन मैंने बोला राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ नॉन आइडियल नेगेटिव डेविएशन। ये नहीं है। आ रहा है समझ में? तभी वो एग्जांपल, ये डिफरेंस क्लियर हो? ये ए बी और ए बी का मतलब समझ में है? Yes. अगर ये तीनों बराबर होंगे तो ये भी इक्वल टू 0 आएगा, ये भी इक्वल टू 0 आएगा, ऑटोमेटिकली सब कुछ रूल फॉलो होगा, समझ में? क्योंकि ए एंड बी बी इंटरेक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कंपोनेंट्स, नेचर ऑफ द लिक्विड्स, जिसे राउल्ट्स ने नहीं देखा था। राउल्ट्स नेचर ऑफ लिक्विड को देखना भूल गए थे,
उन्होंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे तो ध्यान दिया, बट जब दो लिक्विड को मिक्स किया तो उन मिक्स होने वाले लिक्विड की इंटरेक्शन पे ध्यान नहीं दिया। भाषा समझ में आई? बोलो। अभी क्या देखना है? सिर्फ एग्जांपल, इसके एग्जांपल कौन से? एग्जांपल्स ऑफ आइडियल। एग्जांपल यहाँ तक सब ध्यान रहेगा? एग्जांपल बताओ तो पहले लिखने दो, फिर एग्जांपल देने के बाद पहले लिखने का फोटो की फोटो इसका जो एग्जांपल्स है, ठीक है, इनको बहन जी को याद रखना है। बहन जी कौन? ठीक है। अभी इस स्टेटमेंट के साथ, कल बहन जी ब्राउन ड्रेस में मार्केट गई। कितने रुपए लेके? 67 रुपीज लेके। कल बहन जी ब्राउन ड्रेस में 67 मार्केट गई। ठीक है, इतना याद है ना? कल बहन जी ब्राउन, क्लोरोबेंजीन नहीं, ब्रोमोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन कितने रुपए लगे बेटा? 67। एन हेक्सेन एन हेक्सेन एग्जांपल ऑफ आइडियल। ठीक है, कल बहन जी ब्राउन ड्रेस में मार्केट में 67 रुपीज। 6 हेक्सेन 7 क्या करने की? क्या करें? एसी लेने। 1 टन का एसी, 1 टन का उसको बोलते हैं एसीटोन। एसीटोन की स्पेलिंग तो पीछे बन आता है। आइए, कितने टन का एसी लेने की? बहुत सस्ता मार्केट। अब वो 1 टन का एसी का इस्तेमाल कहाँ होगा में, वो इसके एग्जांपल में है। ठीक है, इसके एग्जांपल भी लिखेंगे कि किसी में 2 पार्ट बनाना है। कौन कौन से? पॉजिटिव एग्जांपल अलग दूंगा और नेगेटिव एग्जांपल्स अलग से दूंगा उनमें, इसलिए इसको भी रोक के रखा है। बोल लो पहले ये डिफरेंस लिख लो। अच्छा, इस डिफरेंस को याद रखने के बाद लिखा है ना, पसंद आया तो याद करना नहीं बोले इसको, वरना बाकी आप नहीं बना सकते। ओबेरॉय जानते हो? ओबेरॉय को तो अपना आगे रॉय पे लिखा ही है, रॉड्स लॉ। आइडियल क्या होता है? ऑल दो सॉल्यूशन व्हिच कैन ओबेज रॉड्स लॉ। ओबेरॉय ओबेरॉय न मारता है न आवाज करता है। ठीक है, डोंट हीट न मारता है, आवाज करता है, वॉल्यूम आवाज। ओबेरॉय न मारता है न आवाज करता है, क्योंकि सब बराबर है। ठीक है, जब सब बराबर है तो बोलिए क्या आवाज करूं, क्या मारूं? समझ आए भाई? ओबेरॉय ना मारता है ना आवाज करता है और सब बराबर है। ठीक है, डोंट हीट डॉट वॉल्यूम, ठीक है, ना आवाज करता है। डेल्टा H 0 डेल्टा B 0 सब बराबर है, मतलब A इक्वल टू AB इक्वल टू AB। अगर एक पार्ट याद हो गया तो आगे तो सिर्फ नॉट इक्वल लगाना है। ठीक है, और ऐसे ही आपके 3 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। क्वेश्चन ऐसा आता है, डिफाइन आइडियल नॉन आइडियल विद एग्जांपल। इस तरह से भी आपको आइडियल डिफाइन करना, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक जो डिफरेंस है वो कैरेक्टरिस्टिक ही है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन आइडियल सॉल्यूशन? Pa is equal to P naught into X in ideal solution Pd equal to P naught into X plus B। डेल्टा H मिक्सिंग इज 0, डेल्टा H को इलैबोरेट करके लिखना है, इसका मीनिंग लिखना है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज 0, स्टैंडर्ड मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम इज 0। ठीक है, हीट का मीनिंग अगर समझना है तो क्या मतलब है? अगर वो कहते हैं कि दो लिक्विड A और B को मिक्स किया है, मान लीजिए इसकी चेंज इन हीट 10 जूल है और इसकी चेंज इन हीट 5 जूल है, तो मिक्स करने के बाद तो होना चाहिए 15 जूल। मतलब दोनों को मिक्स करने के बाद
समझ में? 15 माइनस 15 जीरो आना चाहिए मिक्स करने से पहले और मिक्स करने के बाद हीट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, हीट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, समझ रहे हो? बट कभी कभी क्या होता है कि दो लिक्विड को मिक्स किया और मिक्स करने के बाद वो लिक्विड थोड़ा सा गर्म हो जाता है, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, कुछ लिक्विड का टेम्परेचर कम हो जाता है, जिनका बढ़ गया मतलब वो एक्सोथर्मिक है, जिनका कम हो गया वो एंडोथर्मिक है। और ये आइडियल मतलब क्या होना चाहिए? मिक्स करने से पहले और मिक्स करने के बाद टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं आना चाहिए। डेल्टा एच शुड बी 0, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग शुड बी 0। भाषा समझ में आई? डिफरेंस याद हो जाएगा आइडियल एंड नॉट आइडियल। अब जैसा आपको लगे लिखना है पढ़ना है पढ़ लो। Know the difference between positive deviation solution showing positive deviation, non-ideal positive deviation solution, non-ideal negative deviation solution. Positive पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा? PA greater than P naught A dot X6, PT greater than डायरेक्टली टू PA plus PB चलेगा ना? PT greater than PA plus PB. Second standard enthalpy of mixing greater than 0. Standard change in volume mixing of volume greater than 0. 4. ये इंटरेस्टिंग। कौन सा इंटरेक्शन बढ़ जाएगा और कौन सा कम जाएगा? AB इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। AB इंटरेक्शन कहाँ बढ़ रहा है? AB इंटरेक्शन कम हो रहा है। कम हो रहा है। AA और BB AA and BB interaction is more than AB interaction. AA and BB interaction is more than AB. अभी एग्जांपल दिया ना मैंने? yes ethan सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल प्लस वाटर, इन दोनों के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं है, बहुत कम इंटरेक्शन है। बता रहा समझ में? yes यहाँ पे इंटरेक्शन बहुत कम कम है, लेकिन जहाँ इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हो, मैं सीधे यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ, फिनॉल प्लस एनिलीन, रिएक्शन याद आती है? फिनॉल और एनिलीन नहीं क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी ना इसमें। हाँ ऐसा कुछ एनिलीन नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है और ये प्रोटॉन डोनर है ना भाई। ये भाई साहब लुईस बेस, ये भाई साहब लुईस एसिड, मतलब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है। मिक्स होने के बाद, मिक्स होने से पहले फिनॉल का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से सिर्फ नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा था। एनिलीन और एनिलीन में तो कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, लेकिन मिक्स होने के बाद क्या हो गया? इंटरेक्शन बढ़ गई। तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो गई? कम हो गई। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो गया। मतलब डेल्टा बी लेस देन 0, Yes. डेल्टा एच लेस देन 0, PA लेस देन P नॉट, PT लेस देन सम ऑफ PA प्लस PB। एग्जांपल समझ में आएगा? yes दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एग्जांपल नेगेटिव डिविजन में एक एग्जांपल आता है हमारे पास में, द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड नाइट्रिक एसिड HNO3। वाटर एंड नाइट्रिक एसिड का जो मिक्सचर है वो भी नेगेटिव डेविएशन देता है। क्या देता है? नेगेटिव डेविएशन। क्या देगा? नेगेटिव डेविएशन। इतना समझ आ रहा है? इवन you can say यहाँ पर क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, जो मैं 1 टन की एसी की बात कर रहे हैं ना, अभी पूरे स्टेटमेंट को बस जोड़ दूंगी, ठीक है? कल बहन जी का भी मार्केट पूरा कल बहन जी एक दारू पी के एक टन का एसी लेने, 1 टन का एसी और क्लोरोफॉर्म लेने, क्या लेंगे? yes ठीक है, बस उसको जोड़ देने का। दारू बिना पानी के तो पीते नहीं है, समझ में आ जाएगी दारू प्लस वाटर।
बोलिए नीक वाले अपन पियकर तो है नहीं। अरे यार भाई अब ये लाइन ऐसा बोल मत देना कि मालूम पड़ा एग्जाम में यार मुझे सर ने इतना ही लिखा था। हो जाएगा ना? Yes. नेगेटिवेशन में एग्जांपल लिख लो भाई। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। आइडियल को कैसे करते हैं? आइडियल का ग्राफ कुछ ऐसा था। Yes. x a 1 x b 0 XB x b 1 X x A a 0 यहाँ था p नॉट a, यहाँ था आपका p नॉट b। मुझे ऐसा याद आ रहा भाई? Yes. ये किसका ग्राफ था? Ideal. जब नॉन आइडियल पॉजिटिव का बनाना होगा सारी वैल्यू बढ़ जाएगी। x a इक्वल टू 1 x b इक्वल, ये नहीं बढ़ेगी। ठीक है, प्रेशर में इफेक्ट हो रहा है। x b 1 x a 0 p नॉट a टू यहीं कहीं रहेगा, p नॉट b यहीं कहीं रहेगा, ये भी चेंज नहीं होगा। पहले मैं आइडियल की लाइन ड्रॉ करता हूँ कि आइडियल ऐसा था, ये आइडियल था, ऐसा होना चाहिए था, बट रियलिटी में कैसा हो गया? सारी वैल्यू बढ़ गई। ये एरिया बढ़ गया है, स्लोप क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ये वाला स्लोप भी इंक्रीज हो गया और ये वाला स्लोप भी, सारे स्लोप क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ये इंक्रीज दिख रहा है। दिस इज द ग्राफ ऑफ नेगेटिव डायरेक्शन में क्या होना है? नीचे। ये सारे स्लोप कैसे हो जाएंगे? नीचे। बना के दिखाओ, मैं बना दूंगा। श्योर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक मैं बना दूंगा। यहाँ ऐसा होगा, ठीक है। ये एंड पॉइंट नहीं चेंज होंगे, मतलब पता एंड पॉइंट चेंज नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, और ये भी भी कांस्टेंट है। अगर वो 0 हो गया, 1 से 0 हो जाएगा तो वैल्यू तो 0 होना ही है। सिर्फ क्या चेंज आएगा? स्लोप। इसमें चेंज आना है स्लोप, ठीक है। तो अगर आपका ये टोटल है, टोटल का कुछ Negative. पेपर प्रेशर वर्सेस मोल ये लिखा हुआ बोलना ग्राफ की लिस्ट में पार्शियल पेपर प्रेशर वर्सेस मोल प्रेशर। यहां तक सभी लोग साथ में भाई, समझ में आ रहा है? ऐसा किसी को लग रहा है कि हेवी डोज हो रहा है? No. बोल में इजीली यू कैन रिमेंबर, है ना, आप इजीली इसको ध्यान रख सकते हैं। कोई आपत्ति इसमें? ठीक है। एजियोट्रोपिक सॉल्यूशंस, एजियोट्रोप यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, है ना, थोड़ा सा एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स पॉइंट आउट कर देना एजियोट्रोप्स में। कॉमन boiling solutions are known as azeotropic mixtures. Common boiling solutions are known as azeotropic mixtures. कितने टाइप के होते हैं लिखो? टाइप ऑफ azeotropic mixture. Type of azeotropic mixture. There are two type of azeotropes. There are two type of azeotropes. Minimum boiling azeotrope and maximum boiling azeotropes. अभी
भी समझ में आ जाएगा, मैं एक बार समझाऊंगा ना, पहले से लिख लो इसको। मिनिमम बॉइलिंग एसिडोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एसिडोट्रॉप्स, ठीक है। टाइप से हो गया। अभी एग्जांपल और केसेस देखेंगे। ये उसी स्टूडेंट को समझ में आएगा जिसे इतना पता हो कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ये रिलेशन कैसे आया वो बात की बात है, बट अगर आप इस स्टेटमेंट से एग्री हो तो इसे समझने में दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा आपका थोड़ा सा 11th क्लास का बैकग्राउंड यानी डिस्टिलेशन के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन इक्वल टू वेपराइजेशन प्लस कंडेंसेशन, जिसका इस्तेमाल किया जाता है दो लिक्विड को सेपरेट करने। ये रिवीजन है भाई ना, इसको लिखना नहीं है, इसे सिर्फ आप समझो कि डिस्टिलेशन। अगर आपको दिक्कत है डिस्टिलेशन में तो 11th क्लास का प्यूरिफिकेशन केमिस्ट्री करो, वहां पे डिस्टिलेशन को क्लियर करो। दिस इज राउंड बॉटम फ्लास्क। अब राउंड बॉटम फ्लास्क में हमारे पास दो लिक्विड है, लिक्विड ए, लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट है 100, इसका है 120 डिग्री सर। हमने इसको गर्म करना शुरू किया, क्या होगा? वेपर तो दोनों की बनेगी, लेकिन ये जो राउंड बॉटम यानी जो नेक होती है, इस राउंड बॉटम फ्लास्क की नेक बहुत बड़ी होती है, 50-50, 100 फीट लंबी, इतनी लंबी नेक इसकी होती है। तो यहाँ से इसके अंदर, इसके माउथ तक सिर्फ कौन पहुंचेगा? लिक्विड ए। अगर मैंने 100 डिग्री पे कांस्टेंट बॉइलिंग, इसको बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग है 100 डिग्री, 100 से 100.1 मिली होने देना है और 100 से 99.9 मिली। जैसे 100 आया आप उसको फिक्स कर दो, क्या होगा? थोड़ी देर बाद सारा लिक्विड ए वेपर बन के यहाँ पे आ जाएगा, कंडेंस होकर लिक्विड ए। तो लिक्विड ए और बी क्या होगा? अलग अलग। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। इन दोनों को मिक्स करने के बाद भी इनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट थे। बट सम टाइम ऐसा होता है कि दो लिक्विड को मिक्स किया, ए और बी को, और वो दोनों भाई दोनों की दोनों लिक्विड बन गए। सपोज 98 डिग्री सेल्सियस एक साथ बॉइल होने लगे, मतलब क्या? हम सोच रहे थे कि इसका 100 है, इसका 120 है, कांस्टेंट बॉइलिंग 100 पे रखेंगे, 100 पे रखी कांस्टेंट बॉइलिंग, दोनों ही उड़ के वापस यहाँ आ गए। नहीं समझे? क्योंकि दोनों के बीच में मांडवानी हो गई कि अपन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो। तो ऐसे लिक्विड्स जिनको मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन का एक अपना खुद का बॉइलिंग पॉइंट बना लेते हैं, जबकि सॉल्यूशन का खुद का कोई बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। जब सॉल्यूशन का खुद का बनने लग जाए, समझ लो कि वो क्या बन गया है? अ कॉमन बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर इज नोन एज, जो एक ही बॉइलिंग पॉइंट पे दोनों एक साथ वेपराइज हो जाते हैं, दोनों बॉइल होने लग जाते हैं। दिस इज नोन एज कॉमन बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक। क्या बोलेंगे? कॉमन बॉइलिंग। एक ही टेम्परेचर पे दोनों बॉइल हो रहे हैं। अब ये बढ़ भी सकता है और ये कम भी हो सकता है, मतलब टेम्परेचर इन दोनों के टेम्परेचर से ज्यादा भी हो सकता है, इन दोनों के टेम्परेचर के बीच में भी आ सकती है वैल्यू, है ना? सम से लो भी हो सकता है। ये सब किस पे डिपेंड करेगा? वेपर प्रेशर पे। अगर किसी दो लिक्विड को मिक्स करने के बाद उनमें वेपर बनाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई, उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट उनके ओरिजिनल कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम हो जाएगा। मतलब ऑल दोस सॉल्यूशन व्हिच आर शोइंग मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन विल गिव मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्या बनाएंगे? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और यही कारण है कि इथेनॉल की इंडस्ट्री में जब जब इथेनॉल बनाया जाता है, इन शुगर इंडस्ट्री या इन इथेनॉल इंडस्ट्री, इथेनॉल व्हिच इज ऑब्टेन्ड एज अ फर्मेंटेशन ऑफ द शुगर, इट्स नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन 100% प्योर इथेनॉल। कभी भी एब्सोल्यूट अल्कोहल नहीं बनाया जा सकता। पानी अल्कोहल में 5% वाटर तो नहीं जाता है, आप पूरा वाटर इवोपरेट नहीं करेंगे। ये एक ऐसा मिक्सचर बना लेते हैं कि आप उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस से भी सेपरेट कर देती है। आप बड़े से बड़ा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा लो,
तब भी उन दो लिक्विड को सेपरेट नहीं कर पाओगे। So why it's not possible to obtain pure ethanol, or why it's not possible to remove the complete impurity of water from the ethanol obtained by the fermentation of sugar? Because water and ethanol form azeotropic mixture. मैंने अभी ऐसा नहीं बोला कि हर पॉजिटिव डेविएशन वाला एजियोट्रोप बनाता है, ऐसा बोला क्या? हर नेगेटिव डेविएशन एजियोट्रोप बनाता है, ये भी बोला। लेकिन जब भी कोई पॉजिटिव डेविएशन वाला एजियोट्रोप बनाएगा तो वो कौन सा बनाएगा? अरे मैं ऐसा भी जरूर कह सकता हूँ कि ऑल मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स आर पॉजिटिव डेविएशन, but all positive deviation solutions are not minimum boiling azeotrophs. बात समझ में आई? Yes. तो चीजें बहुत उलझते जा रही है ना, अभी टॉपिक जैसे जैसे बढ़ते चलेगा आपके पास में वहाँ पे कंटेंट बढ़ते जा रहा है, तो इतना कंटेंट याद भी रखना है और ध्यान रखना है कि कितना कवर हो चुका है। यहाँ क्लियर आ रहा है? वन मिनट, व्हाट आर मिनिमम बॉइलिंग? ऑल दोस पॉजिटिव मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन शोइंग सॉल्यूशंस, मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन, व्हाट लिखूं? मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशंस आर एक्ट एज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। फाइन, अब ऐसा क्यों? रटना नहीं है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब होता है वेपर प्रेशर का बढ़ जाना, एक्सेसिव में बढ़ जाना, तो बॉइलिंग पॉइंट का कम हो जाना। तो कौन सा बॉइलिंग बनेंगे? तो आपको इसी से याद रहेगा मिनिमम एंड सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का एग्जांपल क्या है? इथेनॉल प्लस वाटर, इसका एग्जांपल है वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। आया ना समझ? दिस इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, दिस इज मिनिमम बॉइलिंग। एजियोट्रोप्स क्या होते हैं? So make sure now that solution which boil at common temperature, common boiling point is known as azeotrope. Common boiling solution is known as azeotrope. There are two type of azeotropes. मिनिमम बॉइलिंग, मैक्सिमम बॉइलिंग। दो लिक्विड को मिक्स करने के बाद अगर वेपर प्रेशर एक्सेस में बढ़ गया, बहुत ज्यादा हो गया, तो मिनिमम बॉइलिंग, कम हो गया तो मैक्सिमम बॉइलिंग। वेपर, बिकॉज़ वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? यस। और एजियोट्रोपिक मिक्सचर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट, देखिए एजियोट्रोपिक मिक्सचर कैन नॉट बी इवन सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बिकॉज़ दे स्टार्टेड बॉइलिंग एट कॉमन पॉइंट। दोनों का अब अलग-अलग कोई बॉइलिंग पॉइंट नहीं बचा। वहां पे क्या हो गया? सॉल्यूशन का अपना बॉइलिंग पॉइंट हो गया। जब सॉल्यूशन का खुद का एक बॉइलिंग पॉइंट हो गया तो फिर उन्हें सेपरेट करना क्या होगा? मुश्किल हो गया। है क्या बात समझ? यस। सो जब डिफरेंस लिखा जाता है, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन में, तो एक 6 पॉइंट ये भी ऐड किया जाता है। पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, व्हाइल नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग। तो अब डिफरेंस मैंने भी जो पढ़ाया समझ के भी लिखा है क्योंकि आपको ये पता नहीं था। अब आप उसमें 6 पॉइंट ये ऐड कर सकते हैं। अरे क्या बात समझ आया नहीं? तो इसको नोट कर लो, ठीक है? Now providing colligative properties, the most important and favorite topic of the solution chapter in 12th class, especially in competitive exams. Most of the questions, whenever you observe the NEET previous year, JEE previous year, even in before the JEE, that is in AI, AAA, you will find the questions from only and only from colligative property. What you can do, even you can open your board previous year. In board previous year, you will observe the 5 marks questions is only and only from colligative property and one factor. अभी तक आपने जो भी पढ़ा, आइडिया, नॉन आइडिया, रॉल्स लॉ, हेनरी लॉ, ये सब वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर वाले टॉपिक थे। अगर बोर्ड के पॉइंट से बोले तो 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स जाएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन में डेरिवेशंस वो सारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर इंक्लूड होता है। वो सर ये है क्या? इंपॉर्टेंस तो समझ में आ गया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत अच्छे से हमें इसको स्टडी करना है।
बट कोलिगेटिव का मतलब क्या होता है? कोलिगेटिव मींस कलेक्टिव, इट मींस collection of the properties, all those properties which are correlated with each other are known as colligative. जैसे वेपर प्रेशर के बढ़ जाने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, बोलिए ठीक वैसे सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट कम नहीं होता, उसके साथ साथ उसके फ्रीजिंग पॉइंट में भी इफेक्ट पड़ता है. सो वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ये तीनों क्या हो गए? कोलिगेटिव. एक दूसरे से क्या है? ये कोरिलेटेड है, कनेक्टेड है, कनेक्टेड है. आई वाज समझ. सो वर्ड कोलिगेटिव मींस टुगेदर. तो study of all those properties of solutions which are connected with each other, but in what manner? वो प्रॉपर्टी जो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि सॉल्यूट का नेचर क्या है, बल्कि इस पे डिपेंड करती है कि क्वांटिटी कितनी डालनी. बहुत काम का स्टेटमेंट है, आराम से समझना. 1 लीटर वाटर, ध्यान से सुनने की भाई कोशिश करना. 1 लीटर वाटर में 180 ग्राम ग्लूकोज डाला. कितना डाला? 180 ग्राम. ठीक है. आपको लगता है कि सर 180 ग्राम के सामने 1 लीटर पानी कम है, अब 2 लीटर ले लो. 2 लीटर वाटर भी ले सकते हो, हम 1 लीटर ले भी सकते हैं ना, बात एक ही होगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वाटर सेव रखेंगे. आराम से सुनिएगा, ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन पार्ट में. जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक कोलिगेटिव का मीनिंग, और यहीं पे सारा रोल है. एक बार ये क्लियर हो गया तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनेंगे. 1 liter water contain 180 gram glucose. Similarly, another vessel in which 1 liter water contain 60 gram of urea. 1 लीटर पानी में 180 ग्राम ग्लूकोज डालो. वहीं दूसरे 1 लीटर वाटर में 60 ग्राम यूरिया डालो. Glucose and urea both are non-volatile, and all of you know that the vapor pressure of solution is less than pure solvent. Yes. ठीक है. वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है? 7. वाटर का 760. सीन आपके सामने क्लियर है. एक वेसल यहाँ रखा है, एक वेसल यहाँ रखा है. इस 1 लीटर वेसल में 1 लीटर पानी में 180 ग्राम ग्लूकोज. इस 1 लीटर वाटर में 60 ग्राम. इस सॉल्यूशन की अपनी खुद की एक वैल्यू होगी, यानी पीए वैल्यू. इसकी एक पीए वैल्यू होगी. इसे मैं कहता हूं पी, ये वाले पीए एक्स एंड पीए वाई. दोनों में रिलेशन क्या हो? कौन ज्यादा आएगा, कौन कम आएगा? एक्स ज्यादा होगा, मोल ज्यादा. मोल के कंपैरिजन में बताने जाए तो पीएक्स ज्यादा होगा. क्यों? दोनों सेम ही आएंगे क्योंकि दोनों 1 मोल यस. क्योंकि वो ग्लूकोज भी हमने 1 मोल लिया था, यहाँ पे यूरिया भी 1 मोल लिया. क्वांटिटी सेम है. कुछ समझ आ रहा है? Yes. फॉर्मूला क्या है? PA इक्वल टू P नॉट A इंटू XA. यस. PA इक्वल टू लेकिन XA का फॉर्मूला होता है Na अपॉन Na प्लस NB. दोनों ही केस में NB की वैल्यू 1 आएगी और Na तो 55.5 है. दोनों ही केस में PA की वैल्यू क्या आएगी? 1 लीटर पानी में 180 ग्राम ग्लूकोज डालो या 60 ग्राम यूरिया डालो, चेंज इन वेपर प्रेशर सेम ही होगा. बात समझ आ रही है? और दोनों सॉल्यूशन सेम टेम्परेचर पे ही बॉईल होंगे. तो वेपर प्रेशर सेम, बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा? मतलब इस बात से पानी को कोई फर्क नहीं पड़ा कि तुमने यूरिया डाला कि ग्लूकोज डाला. किससे फर्क पड़ा? उसकी क्वांटिटी. क्वांटिटी तो 180 और 60 था. अल्टीमेटली मोल्स तो एक ही डाले थे ना. अगर मैं इधर जल्दी से भी 2 मोल डाल दूं, 3 मोल मोल्स बढ़ा दूंगा तो यहाँ फर्क आने लगेगा ना. पीए की वैल्यू कम होने लगेगी. आ रहा है समझ में? कुछ बात समझ में आ रही है? तो वेपर प्रेशर एक ऐसी क्वांटिटी हुई, एक ऐसी प्रॉपर्टी है which does not depend on nature of solute. It depends on number of particles of solute in solution.
जब वेपर प्रेशर ये प्रॉपर्टी है तो बॉइलिंग पॉइंट भी हुई, Yes. तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर बॉइलिंग पॉइंट भी है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी होगा। क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट भी होगा। वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इनमें दिस ऑल आर colligative properties because all these properties does not depend on nature of solute added to the solution while depends on number of particles। बहुत से ज्यादा क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स पे डिपेंडेंट करती है। किस पे डिपेंड करती है? एग्जांपल अच्छे से समझ में Yes, yes। अपने भेजन को उतार लेना क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। उनमें आपको उलझाने के लिए ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं। हमें ध्यान होना चाहिए 1 मोल ग्लूकोज, मतलब अगर मैं आपके सामने ऐसा लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी 1 मोल ग्लूकोज, 1 मोल सुक्रोज या 1 मोल यूरिया, इन सब का वेपर प्रेशर सेम होगा क्योंकि ग्लूकोज, सुक्रोज और यूरिया तीनों नॉन वोलेटाइल है। तीनों कैसे? कंडीशन में आगे होना चाहिए। नॉन वोलेटाइल है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक ग्लूकोज है, एक सुक्रोज है, एक यूरिया है, उनके मोलिकुलर वेट से कोई रिलेशन नहीं है। तीनों की क्वांटिटी कितनी डाली है, उनके मोल कितने डाले, 1 मोल, मतलब पार्टिकल्स कितने डाले, 6.0 आई क्या बात समझ में? बोलते ही नहीं। यस। मतलब इसकी डेफिनेशन देखो। The word colligative means the word colligative means collective or together, collective or together। Full stop लगा के next point से लिखो definition। all those properties of a solution containing non-volatile solutes, all those properties of a solution containing non-volatile solute, comma, which does not depend on nature of solute while depend only and only on number of particles of solute in solution, number of particles of solute clear? There are 4 types of colligative property. There are 4 types of colligative properties. First, RLVP, capital, relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure. Second, EBP, elevation in boiling point. Third, DFP, depression in freezing point. And fourth, OP, osmotic pressure. Osmotic pressure. Relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure. ठीक है? Now put a heading. वन बाय वन करके एक एक पढ़ेंगे इसको। हेडिंग डालो RLVP, relative lowering of vapor pressure। RLVP क्या क्वेश्चन आएगा इसमें? अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आना है तो क्वेश्चन इस तरह से प्रूव दैट P0A minus PA by P0A equal to HB, ये प्रूफ करने को आएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन आएगा? प्रूव दैट P0A minus P by P0 equal to HB। ठीक है,
1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि इन द गिवन फॉर्मूला बोल में which term represent the lowering of vapor pressure and which terms represent the relative lowering of vapor pressure. So RLPP का मतलब क्या है? तो लिखो इसके अंदर as we know that from Raoult's law, as we know that from the Raoult's law, the solution, the partial vapor pressure of a solution containing non-volatile solute is less than the vapor pressure of pure solvent. फुल स्टॉप. नीचे की लाइन से लिखोगे this decrease in vapor pressure of solution is known as lowering of vapor pressure. Lowering of vapor pressure. Heading डालो mathematical expression of RLVP. Mathematical expression of RLVP. कहाँ से शुरू करेंगे? From Raoult's law. समझ लो पहले ना. From Raoult's law, PA equal to P naught A dot XA. Yes or no? Yes. X A की जगह 1 minus X भी लग सकता हूँ. Yes. तो PA equal to P naught A 1 minus XB. ओपन कर दो. P naught A minus P naught A dot XB. ठीक है? पूरा चेंज कर दो. सॉल्व करो तो XB के फॉर्म में इक्वेशन यही मिलेगी. हाँ या नहीं? ये इसको ओपन करोगे मिल गया. हाँ और ये इक्वेशन मिल जाएगी. यस. समझ में? अगर आप इसको ये आपको जो दिख रही इक्वेशन ये P naught A dot X इधर आ जाएगा, इधर चला जाएगा. तो XB equal to P naught A minus PA upon P naught A ये मिल जाएगा ना? Yes. सॉल्व करके मिलेगा कि नहीं? Yes. इतना तो आता ही नहीं. क्या करना है? ये P naught A dot XB इधर चला जाएगा, ये PA इधर आ जाएगा. ये इक्वेशन मिल जाएगा? Yes. ध्यान से देखो इस इक्वेशन में ये प्रूफ हो गया ना? कहाँ से आए? P naught A minus PA क्या बता रहा है? देखो अगर मैं कहता हूँ कि वाटर का पार्शियल वेपर प्रेशर 760 है और 20 ग्राम सुक्रोज को ऐड करने के बाद हो गया 560. कितना लोअर हुआ? कितना हुआ? कैसे निकाला? 760 minus 560 मतलब यही किया ना आपने. Yes. इसे क्या बोलेंगे? लोअरिंग. मैंने कहा कितना परसेंट लोअर हुआ? कितना परसेंट बोला? 20/100. 200 divided by 760. 760 के कंपैरिजन में इतना चेंज हुआ है. आया नहीं? प्रेशर आ गया? अरे बोल रहे कि नहीं भाई? बोले. तो P naught A minus PA is known as lowering of vapor pressure. अगर आपको एग्जाम्पल बोला जाए कि lowering of vapor pressure निकालो तो आपको क्या निकालना है? P naught A minus. लेकिन अगर आपको बोले कि RLVP निकालो ये पूरा निकाला है. तो XB निकालने का मतलब ही क्या है? RLVP. Relative lowering of this complete term is known as relative lowering of vapor pressure. है समझ में? Yes. लिख लो इसको. अब वो जब सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हेडिंग एलिवेशन इन वॉल्यूम. अभी आपको नाम से समझ में आ रहा है, आप खुद ही लॉजिक लगाओ. 1 लीटर पानी में ग्लूकोज सुक्रोज या यूरिया कुछ भी डालने से वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? किसका? पानी का. अरे सॉल्यूशन का तो कोई वेपर प्रेशर होता ही नहीं. सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर बोलो ना. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन. सॉल्यूशन बोल दिया तो कोई बात नहीं हो गया, लेकिन अपने माइंड में होना चाहिए कि जो वेपर बन रही है किसकी बन रही है? सॉल्वेंट की ही बन रही है. Yes or no? Yes. So whenever a non-volatile solid is added to the any solvent, then its vapor pressure decreases
then definitely its boiling point increases. मतलब 1 लीटर पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री। कब? और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जिस टेम्परेचर पे बुलबुले बनने लगे, ये वाली बचपन वाली परिभाषा याद नहीं रखना है। ठीक है, जहां पानी में भाप बनने लगे, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, अभी आप पढ़कर आ रहे हो, हमने देखा ना कि मोल प्रेशर वर्सेस वेपर प्रेशर ग्राफ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है। कितना बढ़ेगा? मैक्सिमम इतना बढ़ेगा, इससे ज्यादा आएगा ना, मैक्सिमम इतना। और इस प्रेशर पे आगे क्या होने लगेगा? वो बॉयल होने लगे। अब उसके बाद क्या होगा? वो धीरे धीरे लिक्विड से फिर बॉयल होते होते इवोपरेट हो जाएगा, पर पूरी तरह से गैस बन जाएगा। आया समझ? 1 लीटर पानी में 20 ग्राम ग्लूकोज या 180 ग्राम ग्लूकोज डालने के बाद वाटर किस टेम्परेचर में बॉईल होगा, ये हम कैसे निकालें? क्या फिर से लैब में जाए? हमें क्या चाहिए? जिस फॉर्मूले से हम ये निकाल सकते हैं कि 1 लीटर पानी में इतने ग्राम ग्लूकोज डाल दो तो बॉइलिंग पॉइंट ये हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सको, ऐसा हमें एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चाहिए। रिलेशन 1 लीटर पानी में ऐसी कितनी ग्राम ग्लूकोज डाले कि वेपर प्रेशर पानी का 760 से 560 हो जाए, ऐसा न्यूमेरिकल हमने किया ना। कब? जब राउल्ट लॉ वाला स्टार्ट करता है। ठीक है, वो वाला न्यूमेरिकल और आरएलयूपी का न्यूमेरिकल सेम ही होगा। लेकिन अब क्या क्वेश्चन आएगा कि 1 लीटर पानी में ऐसी कितनी ग्लूकोज डालूं कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 से 120 हो जाए। कितना बढ़ाना है? 20 डिग्री सेल्सियस मुझे इंक्रीज करना है। तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ? 20 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ? 20। इस चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन क्या है? ये कैसे, और इसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अब मेरा ध्यान देना, इसके बीच ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं मैं। वेपर प्रेशर वर्सेस, मैंने अभी बोला ना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं बढ़ता है। कितना बढ़ेगा? मैक्सिमम मतलब वेपर प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ लिख दूं। इससे ऊपर कोई वैल्यू होगी नहीं। ये क्या होगी? मैक्सिमम। ये क्या होगी? मैक्सिमम। आई क्या बात होगी? हमने किसी सॉल्वेंट को, प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, तो प्योर सॉल्वेंट मान लीजिए, अब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 0 तो हो नहीं सकता। ठीक है, कोई भी टेम्परेचर पे कोई ना कोई वैल्यू तो होगी उसकी। उसके यहां से स्टार्ट करते हैं। दिस इज प्योर सॉल्वेंट। और इस टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर कितना था? आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, टेम्परेचर बढ़ता गया और इस पॉइंट पे क्या लग गया? वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, है नहीं? और जिस टेम्परेचर पे ये घटना घटी वो उसका क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय T नॉट B। T नॉट B। अब हमने क्या किया? इसमें ग्लूकोज या सॉल्ट या लिक्विड ऐड कर दिया, जिससे क्या हो गया? वेपर प्रेशर मतलब ग्राफ नीचे से उठेगा, कम हो गया। तो समझ आ रहा है? सेम टेम्परेचर पे प्योर का ज्यादा वेपर प्रेशर है और बॉइलिंग पॉइंट का कम है। सेम टेम्परेचर पे, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया? बढ़ गया। मान लो ये हो गया टीबी। ग्राफ समझ में आ रहा है? यस। T नॉट B क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। TB क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्यों बार बार ये लाइन रिपीट करता हूं?
क्योंकि अगर आपके पैसे में ये अच्छे से फिट नहीं हुआ कि हम ये सारी घटनाएं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाले सॉल्यूशन के लिए ही पढ़ रहे हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज नॉन वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन के लिए ही है। इतना समझे? यस तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ? डेल्टा TB माइनस T नॉट B हाँ भाई डेल्टा TB इक्वल टीबी माइनस टी नॉट हो गया। यस बॉइलिंग पॉइंट में चेंज कितना होगा? एकमात्र एक ही ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसका वॉल्यूम से रिलेशन नहीं है, वो है मोलैलिटी। मोलैलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जिस पे डिपेंड करती है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एंड ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर आल्सो डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। colligative property is directly proportional to number of particles. It means we know that colligative property is directly proportional. It depends on number of particles. Number of पार्टिकल्स particles. So delta TB is directly proportional to एम m. M for molarity. Sin it out में क्या लगेगा? Delta TB equal to के एम kb dot m. क्या है डॉक्टर? के बी डॉट kb क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट से कांस्टेंट इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, कॉमन बॉइलिंग कांस्टेंट। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? यहां से आपको एक फॉर्मूला डिराइव करके लाना है। क्या निकालने का? किसी भी अननोन सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट को फाइंड आउट करना है। वी को वो एम करना की है। जगह क्या रख दोगे? डब्ल्यू अपॉन एम बी। यस इसका एप्लीकेशन समझ रहे हो? यस मान लो आप कहीं से मतलब हनीफा की जमीन में से कोई नया एलिमेंट खोज के लिया है और हमें उसका क्या निकालना है? बस इतना पता होना चाहिए कि वो क्या है, नॉन वोलेटाइल। वो तो पता कर लेंगे, बॉइल करके तो पता चल जाएगा। यस ठीक है, 1 लीटर पानी लिया, पानी कितना लिया? 1 लीटर, मतलब पानी का वेट पता है डब्ल्यू। यस यस और नो? यस केवी जो होगा वो भी किसका होता है? वाटर का होता है, वाटर का। 0.52। ठीक है, और याद रहेगा। कितने ग्राम डाला? 1 ग्राम 2 ग्राम जो भी आपने अननोन, उसकी डब्ल्यूबी की वैल्यू पता है? डब्ल्यूबी 1 ग्राम डाला ना आपने, Yes. डब्ल्यूबी पता है? यस डब्ल्यू ए पता है? यस केवी पता है? क्या निकाल लोगे? वो एमबी। फिर से डेल्टा टीबी तो आएगी, अरे डेल्टा टीबी तो एक्सपेरिमेंट से आ जाएगा ना। यस चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, यस पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, उसको डालने के बाद कितना हो गया? वाटर 100 पे बॉईल होता है, 1 ग्राम डिसोल्व करने के बाद हम देख रहे हैं थर्मामीटर से पता चल जाएगा कि अब इस टेम्परेचर में बॉईल होने लग गया, तो मुझे डेल्टा टीबी की वैल्यू मिल गई। तो मैं किसका फॉर्मूला निकाल सकता हूँ? एमबी क्या निकाल सकता हूँ? तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? हाउ कैन यू फाइंड आउट द molecular mass of an unknown solute with the help of colligative properties? या प्रूव दैट करके क्वेश्चन आ सकता है। प्रूव वाला बहुत कम आता है, जनरली ऐसे ही क्वेश्चन आता है। whenever an unknown compound is dissolved, unknown non-volatile solute is dissolved in a water, then its boiling point is increases. Find out the molecular weight of this unknown solute. उसका unknown का यहाँ से MB का फॉर्मूला आपको बना के लाना है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्लियर है? यस। समझ में? ठीक है, अगर ये समझ में आएगा तो डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट ही बहुत अच्छे से आएगा। अब आपको ये बताना है, ढूंढ के लाना है। मैंने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना बता दिया और कहा भी था कि हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से किसी भी अननोन कंपाउंड का, नॉन वोलेटाइल अननोन का हम क्या निकाल सकते हैं? मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट निकालना बहुत बड़ी बात है। इट इज अ मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिनेशन मेथड। बट मैंने आरएलबीपी से नहीं सीखा है।
रिलेटिव लोग आरएलवीपी के फॉर्मूले में कहां पर चेंज होगा कि एमबी की वैल्यू आ जाए? XB की जगह ठीक है, एक्सबी की जगह क्या रखोगे? NB upon NB upon NA plus NB, but NA is very less than NB. NB is very NB is very less than NA. Yes. तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NB upon NA, WB upon MB upon WA upon MA. Yes. क्या निकल गया? NB का फॉर्मूला आ जाएगा? Yes. आरएलवीपी के फॉर्मूले से भी NB का फॉर्मूला निकाल के रखना है। Yes. आया समझ में? Yes. तो इतना स्टडी करके रखोगे, फिर हम लोग डीएफपी एंड डीएफपी और कॉपी से आगे करेंगे वन में। ठीक है, तो आने वाले लेक्चर में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। Yes.